जय माँ सरस्वती स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी शानदार और अच्छी प्रकाश चलती हुई। चलिए स्टूडेंट, आपके सामने देखिए आज क्लास 12 का जो केमिस्ट्री की देखिए फर्स्ट लेसन है, जो बिलियन के चैप्टर से आप लोग को 5 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो पेपर में हर बार पूछा जाता है। आप लोग बता दो कि बस इतना आप लोग क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। पेपर में देखिए बहुत बार पूछा गया है और 2025 में आने की बहुत ज़्यादा चांस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों को मेरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दिए। चलिए हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए 5 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो पेपर में बहुत बार आने की चांस होती है और आता भी है ना। देखिए सर्वप्रथम क्वेश्चन क्या है कि मोलरता ना, मोलरता बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है ना। तो देख लेते हैं इसको कि मोलरता को उधार से ही समझिए। आप लोग को बता दूं क्या सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक, देखिए इसकी परिभाषा क्या है कि किसी बिलियन की मोलरता के प्रति लीटर में, देखिए किसी बिलियन की मोलरता, कोई बिलियन की मोलरता प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या या बिलियन के प्रति मिली में मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक, जिसमें इसमें देखिए कहने का कोई मतलब वो नहीं है, मतलब ना बड़ा आप परिभाषा लिखिए। इसमें देखिए एक छोटी सी परिभाषा आप लोग को बता रहा हूँ कि किसी बिलियन में उपस्थित 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। ठीक, इसकी देखिए कुछ सूत्र होता है कि मोलरता बराबर होता क्या है कि देखिए मोलरता बराबर कि विलेय की मोलों की संख्या बटे बिलियन के आयतन लीटर में। देखिए इसी सूत्र पर आप लोग को 2 नंबर की क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को हल किया जाता है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पहला प्रश्न आप लोग को अच्छे समझ में आ गए। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बहुत ज़्यादा फेमस है। देखिए मोल यंत्र से आप क्या समझते हैं? उधार से समझिए। देखिए बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। बस आप लोग को देखिए जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बस उतनी में से आप लोग को बिलियन के चैप्टर से उतने क्वेश्चन में से आपको पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं इसको भी कि मोल अंश क्या होता है, इसको उधार से ही समझिए। देखिए कि एक एक बिलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। उसे हम क्या कहते हैं? मोल अंश कहते हैं। देखिए फिर से इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि एक बिलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज ना उस घटक के मोलों की संख्या था बिलियन में उपस्थित। देखिए क्या कर रहा है कि 1 बिलियन में किसी घटक का विशेष मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मोल अंश कहते हैं। ठीक, देखिए मोल मोल अंश की कुछ एग्जांपल है कि मोल प्रभाज या मोल अंश देखिए एक ही होता है ना। देखिए मोल प्रभाज बराबर क्या होता है? घटक की मोलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है। ये हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग बता दो, बहुत फेमस है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है। आपको बता दो कि बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि मतलब अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है ना। तो इसको भी एकदम हम अच्छे से देख लेते हैं कि देखिए अर्धपारगम झिल्ली एक प्राकृतिक अथवा कृत्रिम सतह है। देखिए क्या कर रहा है कि अर्धपारगम झिल्ली एक प्राकृतिक अथवा कृत्रिम सतह है जिसमें अति सूक्ष्मदर्शी छिद्रों का जाल होता है। ठीक, इन छिद्रों से जल जैसे विलाय के छोटे अणु तो पार कर सकते हैं परंतु विलेय की बड़े अणु नहीं। इसे हम क्या कहते हैं? अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। इसमें देखिए कहने की एक छोटी सी एकदम आप लोग की इसकी परिभाषा है कि मतलब जिसमें विलाय के छोटे अणु पार कर सकते हैं परंतु विलेय के बड़े अणु नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। देखिए बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अर्धपारगम झिल्ली भी अच्छे से समझ में आ गई। हम चलते हैं इसके, देखिए कुछ एक उदाहरण है जैसे हो गया अंडे की छील के। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को तीसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गई। हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? इसका मूलतः में संबंध की बल्कि ये बार बार पूछे जाना प्रश्न है कि मतलब क्वथनांक या हिमांक। देखिए ये बार बार पूछा था। देखिए 2 में से ना आप लोग एक कंफर्म में पूछेगा बिलियन की चैप्टर से क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, इसकी मूलतः में क्या संबंध होता है। इसको भी हम देख लेते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। देखिए किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट मिलाने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धियों को देखिए हम क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक, इतना आप लोग को समझ में आया। देखिए इसकी कुछ सूत्र है। देखिए क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, इसको देखिए डेल टीबी से प्रदर्शित करते हैं ना कि क्वथनांक में उन्नयन को हम क्या कहते हैं? डेल टीबी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए कि बिलियन की क्वथनांक माइनस के विलायक का क्वथनांक हम क्या कहते हैं? क्वथनांक में
उन्नयन करता है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो चौथा क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ गया। हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। देखिए लास्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, आप लोग एकदम इतना तैयार कीजिए। देखिए हिमांक में आनुवंश से आप क्या समझते हैं, इसकी देखिए परिभाषा दीजिए ना। देखिए आप लोग बता दो एकदम, देखिए एकदम सिंपल में लिखा हूँ, बस आप लोग इतने लिख देंगे तो एग्जाम्पल कंफर्म आपको नंबर दे देगा। देखिए हिमांक में आनुवंश क्या होता है कि किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर इसके हिमांक में होने वाली कमी को, देखिए इसमें क्या करा है विधि, इसमें क्या करा है कि कमी को हिमांक में आनुवंश कहलाती है। ठीक, इसके देखिए कुछ आगे आप लोग को बताया था कि हिमांक, इसके देखिए एक सूत्र होता है ना, देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ सूत्र। देखिए कि हिमांक में आनुवंश से किसी अवाष्पशील पदार्थ की आणविक द्रव्यमान का सूत्र। देखिए स्मॉल m बराबर क्या होता है, देखिए स्मॉल m आप लोग बताऊंगे इसमें क्या है। देखिए विलय की आणविक द्रव्यमान, देखिए स्मॉल बराबर देखिए सूत्र होता है, इसी सूत्र पर देखिए आप लोग को बता दो कि हिमांक में इसके देखिए सूत्र, मतलब इस सूत्र का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है ना कि हिमांक में आनुवंश क्या होता है। इसकी देखिए कुछ डेल टी एफ को मान के या एफ को मान के, देखिए आप लोग बता दो कि स्मॉल m बराबर क्या होता है कि 1000 गुणित की एफ गुणे स्मॉल डब्लू बटे के डेल टी एफ गुणे कैपिटल डब्लू। देखिए इसकी सूत्र होता है, इस सूत्र पर आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल इसको आसानी से लगा सकते हैं। देखिए जहाँ पर स्मॉल डब्लू क्या होता है विलय का द्रव्यमान हो गया, कैपिटल डब्लू क्या होगा विलायक का द्रव्यमान हो गया, स्मॉल डब्लू क्या होगा विलय का आणविक द्रव्यमान हो गया। ठीक, देखिए डेल टी एफ का होता है ना हिमांक में आनुवंश होता है, मतलब हिमांक का विलायक का हिमांक माइनस के विलयन का हिमांक को हम क्या कहते हैं, हिमांक में आनुवंश कहते हैं। देखिए कि एफ जहाँ पर क्या होता है ना विलायक की मोलर आनुवंश स्थिरांक होता है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आज को आप लोग को जो प्रश्न था अच्छे से समझ में आ गया। देखिए आप लोग बस इतना तैयार कीजिए। देखिए एक और मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पराशर दाब है, उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। देखिए आप लोग को उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। देखिए आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ, अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए भी एक नया यूट्यूबर हूँ, मिलते हैं अच्छे न्यूमेरिकल अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए।